Everyone, welcome to Shalini Diwan Talk Show with our series of Health Ki Baat. So today we are going to be talking about pediatric and kidney diseases, because we all know when it comes to children, it's a very sensitive topic and we all get a little paranoid about it. But all the questions are going to be answered by our guest doctor today. So we are going to welcome our guests for the day. They are Dr. Abhishek Gupta and Dr. Bhanu Mishra. So welcome doctors to the show. Namaskar. So here, so Dr. Abhishek, as you pediatric, so you have to elaborate on what are the common diseases that we see in children, most common that we, you see them. देखिए कॉमन डिजीजेस में बहुत सारी आती हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब वैसे तो बच्चों में फ्लू सिम्टम्स वगैरह बहुत कॉमनली होते हैं, निमोनिया बहुत होता है, लेटेंट दस्त लग जाते हैं, डायरिया जिसे हम कहते हैं, एंड उसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, टाइफॉइड, डेंगू, ये सारी बीमारी काफ़ी कॉमनली देखी जाती हैं। तो इसका इलाज एज पर मतलब जैसे आपके पीडियाट्रिशियन करते हैं उस हिसाब से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, so as I said, doctor, ki pneumonia is considered one of the most deadliest diseases. मतलब कहते हैं, data that I was reading around was saying that around 16% of the children under 5 years normally die due to this. So can you say, why is it so deadly? जी देखिए, निमोनिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। निमोनिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है, निमोनिया वायरसेस से भी हो सकता है, और कई बार कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में फंगल वगैरह भी निमोनिया हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा बीमारी कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमने जो हमारे जैसे अर्बन सिटी में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को वायरल निमोनिया बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। आजकल क्योंकि नए नए वैक्सीन आ गए हैं बैक्टीरियल निमोनिया के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए देने लग गए हैं, तो बैक्टीरियल निमोनिया की ओवरऑल अकरेंस देखी जाए तो कम हो गई है। पर निमोनिया डेफिनेटली खतरनाक बीमारी है। बच्चे को यूजुअली शुरुआती सिम्टम्स इसी तरह से होते हैं कि थोड़ा बुखार और थोड़ा खांसी होती है, और फिर खांसी प्रोग्रेसिव होते होते यूजुअली अगर 2-3 दिन में प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिले, कई बार 4 या 5 दिन में बच्चे की पसलियाँ भी चलने लग जाती हैं। उस टाइम पे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे जहाँ पे सख्त हॉस्पिटल की ज़रूरत है एडमिशन की, तो एडमिट करना ज़रूरी होता है। अर्बन पॉपुलेशन में फिर भी ये सुविधाएँ और इसका इलाज, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो जाता है। कई बार रूरल पॉपुलेशन में जहाँ पे मेडिकल और की सुविधाएं कम मिलती हैं और वहाँ पे डॉक्टर भी मतलब कई बार प्रॉपर स्पेशलिटी वाले नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार इनके इलाज में थोड़ी देरी हो जाती है। तो इस कारण की वजह से कभी कभार इनमें डेथ्स भी हो सकती हैं अगर ड्यू केयर नहीं मिले। तो निमोनिया डेफिनेटली खतरनाक बीमारी है। वायरल निमोनिया काफ़ी देखने को मिलते हैं, और इस बार सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी केसेस हुए थे। तो अब ये है कि जैसे धीरे धीरे करके वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब ओवरऑल ऑकरेंस थोड़ा सा कम हुआ है। Okay. So tell us about now that COVID is so much, past 2 years we've all been battling against COVID. तो इसके बारे में आप ये बताइए कि बच्चों में कोविड का कैसे असर होता है? How does it affect them? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कोविड एक वायरस है, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कशन होता, अब ये एक नोवेल वायरस है और ये न्यूली डिस्कवर हुआ है। इसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं अभी भी हम लोग इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। तो बच्चों में अभी तक जो हमें देखने को मिला है कि एक्टिव कोविड की, इसमें हमें 2 चीज़ों में भाग में डिस्कशन करेंगे। एक एक्टिव कोविड होता है और एक पोस्ट कोविड होता है। एक्टिव कोविड मतलब कि जब वायरस आपके शरीर में घुस के इन्फेक्शन और असर कर रहा हो। तो बड़ों में जैसे कि हमने सुना है कि बच्चे मतलब जो बड़ों में हमें होता है कि फेफड़े में असर आने लगता है, फेफड़े में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे ऐसा असर बच्चों में यूजुअली कम होता है। जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनके फेफड़े बहुत थोड़े इमेच्योर होते हैं। एक अच्छी बात भी होती है कि फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ना रिकवरी की पावर बहुत अच्छी होती है और इन्फेक्शन से लड़ने की भी क्षमता बच्चों में बहुत अच्छी होती है। तो यूजुअली कोविड बच्चों के फेफड़ों में कम असर डालता है, पर डेफिनेटली इसके भी केसेस रिपोर्टेड हैं। कई सारे बच्चों में फेफड़ों में भी असर आता है, बट ओवरऑल जो होता है ज़्यादातर बच्चों में सिम्टम्स देखे गए हैं, बुखार, सर्दी, खांसी थोड़ा बहुत रहता है। मैक्सिमम 3-4 दिन का थोड़ा सा असर दिखाता है, बट उसके बाद यूजुअली रिकवरी हो जाती है।
अब हम दूसरी बात की बात करते हैं, जो सेकंड भाग की जिसके बाद बोला था कि पोस्ट कोविड मतलब होता है कि आपके शरीर से कोविड का एक्टिव इन्फेक्शन तो जा चुका है, पर आपके शरीर में कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, वो जैसे हम अभी वैक्सीनेशन लगाते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज देखी गई हैं कि बच्चों में ये असर डालती हैं। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि कहना कि ये मतलब सेफ होती हैं। कुछ बच्चों में देखा गया है कि कोविड इन्फेक्शन के होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद उनको सडनली बुखार स्टार्ट होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, और मतलब 102, 103, और इसमें कोई बाकी की जांचें जितनी भी कराई जाती हैं, टाइफाइड, डेंगू, जो भी सब टेस्ट कराते हैं, उन रिपोर्ट्स में कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकल के आता है। तो इसके ऐसे केसेस में यूजुअली ये हमारे एक संदिग्ध होते हैं इन केसेस को, और ये जो बीमारी बोलते हैं इसे हम मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम करके बोलते हैं, और पोस्ट कोविड। तो यूजुअली इन बच्चों में क्या पाया जाता है कि एक कोविड इन्फेक्शन का छोटा मोटा 2-3 दिन का बुखार होने के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद इनको बुखार, और ये 2 से 3 हफ्तों से लेके 8 हफ्ते तक कभी भी प्रकट हो सकते हैं इसके लक्षण। तो ये होते क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के शरीर में बनी होती हैं, वो बजाय कि कहीं बाहर किसी और वायरस पर अटैक करने के, वो शरीर में ही अटैक करने लगते हैं, और वो अटैक करके कई बार ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे दिल की नसों में सूजन पैदा करती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बच्चे की शुरुआती लक्षण तो सिर्फ बुखार के ही होते हैं, और ये ऐसा बुखार होता है, बहुत तेज़ होता है, साधारण पैरासीटामोल देने पे नहीं उतरता है। आप 2-3 दवाइयाँ डॉक्टरों से भी विजिट करते हैं, 2-3 बारी आप बात भी करते हैं, तब भी फिर मतलब लक्षण ज़्यादा उसमें पकड़ में नहीं आते, टेस्ट में भी ज़्यादा कुछ आता नहीं। तो कभी कभार ऐसे केसेस में फिर इनको यूजुअली एडमिट करके हमारे लिए ज़रूरी होता है इनका इलाज चालू करना। तो इसमें वही एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए और थोड़ा इनका असर कम करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देखते हैं, पर ये बाकी सारी बीमारियों की जांच पड़ताल करने के बाद ही हम इस बीमारी के डायग्नोसिस पे पहुंच के इसका इलाज चालू करते हैं। तो लोगों में डेफिनेटली इसकी एक अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है हम इलाज करा रहे हैं, फिर पहले कभी कभार लोग प्रॉपर डॉक्टर से कराते हैं, फिर इनका इलाज काम नहीं करा, फिर बंगाली डॉक्टर या फिर कहीं मतलब ख़राब उन तरीक़ों पे चले जाते हैं, तो कभी कभार फिर बच्चे की स्थिति ख़राब ही होती रहती है। तो बस मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर को दिखाते हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट को डॉक्टर को दिखाते हैं टाइम से टाइम, और नहीं भी आराम आ रहा तो थोड़ा एटलीस्ट उनसे पूछने की कोशिश करें, बजाय कि बार बार डॉक्टर बदलने का दुख तो नहीं होता, पर 2-3 मैक्सिमम सेकंड ओपिनियंस लेके यूजुअली अगर 5 से 6 दिन में नहीं आता तो सारे ही जितने भी बच्चों के डॉक्टर होते हैं सबके सब बहुत मतलब अलर्ट हो जाते हैं अगर ये हिस्ट्री सुन के कि 5 से 6 दिन से तेज़ बुखार आया जा रहा है और कोई बीमारी, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक आ रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी लोगों से कि इसको लेके थोड़ा बस अवेयर रहें। So as Dr. Abhishek said, we need to connect to the right doctor, right consultation. जितनी जल्दी लेंगे उतना better रहेगा, because it's always, as they say, it's you should never be late, especially when it comes to children, because it's very important. So how is vaccination? Is it safe for the children? जी हाँ, अभी गवर्नमेंट ने हमारे रोल आउट किया है प्लान जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, ये बिल्कुल सेफ है, डेफिनेटली मैं कहूँगा। और जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे अब ये मैंडेटरी भी हो गया वैसे स्कूल में अटेंड करने के लिए, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वैक्सीनेशन ले लीजिए। उससे कम उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन आएगी कि नहीं आएगी हम अभी नहीं कह सकते, ये सारी रिसर्च बेस्ड स्टडी है। कोविड जैसा कि हम समझ सकते हैं एक महामारी है, और इनके सारे के सारे जो वैक्सीन रिसर्च ट्रायल्स हैं ये फास्ट फॉरवर्ड किए गए हैं, फास्ट ट्रैक किए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द एक वैक्सीन अवेलेबल हो। नहीं तो यूजुअली किसी भी बीमारी को रिलेटेड अगर वैक्सीन बनता है तो 8 से 10 साल से कम पहले नहीं बनता है। इस केस में जल्दी बनाए गए हैं इसलिए क्योंकि ये एक महामारी है, पैंडेमिक एंड इट हैज अफेक्टेड नेशंस वर्ल्ड वाइड। तो इस स्थिति में फिर जो वैक्सीनेशन जो ड्यू एज के लिए है वो तो एडल्ट्स के लिए बनी थी, 15 से 18 साल के बच्चे थोड़े और क्लोजर टू एडल्ट के आसपास रहते हैं, तो इसलिए उनको स्टार्ट किया गया है। छोटे बच्चों में क्योंकि सीवियर लक्षण नहीं आए हैं कभी भी कोविड के, एक्सेप्ट फॉर पोस्ट कोविड बीमारियाँ वो वैक्सीनेशन से नहीं बच सकती। पोस्ट कोविड बीमारी कभी भी प्रकट हो सकती है, किसी को माइल्ड सिम्टम्स भी रहे हों तो इसी कारण की वजह से अभी शायद छोटे बच्चों में हमें वैक्सीनेशन अभी देखने को ना मिले, और शायद ये फिर प्रॉपर रिसर्च के बाद ही मतलब एस्टैब्लिश होगा कि छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन देना चाहिए। ओके, सो नाउ डॉक्टर वी नीड टू नो चिकन पॉक्स नॉर्मली बच्चों को
at a very early. Normally बच्चों को होता है. So is it possible कि chicken pox twice भी होता है? Normally they say कि एक बार अगर आपको chicken pox हो गया है, so normally it doesn't touch you again. But does it happen twice also? जी ऑलमोस्ट ये मान के चलेगा चिकन पॉक्स की ये सारा जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं इनका एंटीबॉडीज का ही खेल होता है, ठीक है. Okay. अगर मतलब आपके शरीर में एक बार यूजुअली चिकन पॉक्स भी जो वायरसेला होता है वो भी अपनी एंटीबॉडीज बनाता है जब इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान आपकी एक बार एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये लाइफ लॉन्ग वो अपना असर रहता है इसका. तो यूजुअली चिकन पॉक्स एक बार हो जाने के बाद वापस से तो नहीं होता, बट डेफिनेटली चिकन पॉक्स से कुछ रिलेटेड बीमारियां हैं. कई बार जो वायरस होता है ये जो पैदा करता है चिकन पॉक्स, वो आपके शरीर के कुछ भागों में जाके डॉर्मेंट हो जाता है, छुप जाता है. जब भी आपके शरीर में we have a caller. Just let me take this call. Hello. Yes. हाँ बोलो. हाँ. Okay. So the caller wants to know डॉक्टर कि उसकी बेटी 3.5 साल की है और विद द चेंज ऑफ वेदर वो अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो बार उसको सर्दी खांसी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ही डजंट नो हाउ टू हैंडल इट. जी देखिए जो सर्दी खांसी जैसे दिल्ली जैसी जगह है तो सर्दी खांसी हर बार एक कारण की वजह से नहीं, तो इसमें भी कारण हमें इवैल्यूएट करना होता है कि बच्चे को क्या हो रहा है. छाती में जकड़न है कि मतलब कहीं कोई निमोनिया जैसा तो नहीं बन रहा. वो हेलो, हाँ जी सर. हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें उसके लिए भी सर्दी खांसी ये एक लक्षण है. ये बीमारी क्या है वो एक बार बच्चे की यूजुअली टेस्ट करने के बाद ही, मतलब एक बार हम लोग अपनी छाती से ऑस्कल्टेट करते हैं, उसके बाद थोड़ी चीज़ें और क्लियर होती हैं. इसके लिए बचाव के लिए देखिए बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर में यूजुअली हम लोग होता क्या है कि घर में सदस्य होते हैं उनको छोटी मोटी खांसी लगी होती है. बड़ों में क्या होता है छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं, गले तक सीमित रहते हैं. आप सर्दी खांसी करके छींकेंगे तो बच्चे पे ये फाइन ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं आपके छींकने या खांसने से, तो वो बच्चा कभी कभार उस एनवायरनमेंट में जब रहता है, जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने लंग्स उनके नाजुक होते हैं, तो वो छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स कभी कभार बच्चे के सीधा सर निकलते हुए जब बच्चा सांस लेता है तो वो सीधा उनके लंग्स पर चले जाते हैं और इस वजह से उनमें छाती में जकड़न ज़्यादा होती है. तो पहले तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट अपने फेस में मास्क लगा के रखें. डेफिनेटली जिस भी घर में सदस्य को सर्दी खांसी है तो मास्क लगा के रखें. बच्चे के बाद जो केयर टेकर है वो उस चीज़ का ध्यान रखें. दूसरा, कुछ बच्चों में फ्रीक्वेंट वीजिंग रहती है कि बार बार सर खांसी लगी रहती है, कुछ मौसम बदलने पे कभी कभार होता है. ये एक टाइप की एलर्जिक खांसी होती है. तो जैसे वो अब उसमें भी हमें एक बार इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है कि एलर्जी क्यों ट्रिगर होती है, क्या कारण हो सकता है. इसके लिए कभी कभार जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, उनकी भी खांसी कभी कभार बहुत ज़्यादा होने लग जाती है. तो उस हिसाब से वो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर हम बंद करते हैं तो कम करते हैं तो वो भी बेटर हो जाते हैं. तो एक जनरल नॉर्म की तरह अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी लगी रहती है तो डेफिनेटली पहले एक तो अपने डॉक्टर से बात करके संपर्क में रहिए, बच्चों के पीडियाट्रिशियन से. कभी कभार अगर फिर भी बार बार लक्षण हो रहे हैं, आपको नेबुलाइजेशन या भाप बार बार देनी पड़ती है, तो कुछ बच्चों को लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्हेलर दिया जाता है, जिस वजह से कभी कभार ये लक्षण बार बार होने कम हो जाते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आपके अगर पीडियाट्रिशियन बोलते हैं या पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट अगर होते हैं जो डॉक्टर्स, उनसे एक बार संपर्क में रहें अगर आपको लगता है बार बार होता है. और तीसरा मैं ये कहूँगा जब भी प्रदूषण होगा तो एटलीस्ट अब इंडोर्स में थोड़ा ज़्यादा रहें और एक एयर प्योरीफायर कोई अच्छे कंपनी का यूज़ करें. थोड़ा इससे स्थिति बेटर रहती है, थोड़ा बेटर. जी. And as you said, it is very important to wear our mask because COVID में भी हमने ये देखा है. Once we have a good mask, then it takes care of our health also, and plus whoever is there in the house, especially children, are taken care of. I understand. Welcome, Dr. Bhanu. I think your network was a little crazy today. Yes, I'm facing a few technical glitches today, but I'll take it forward from the last point that he said, that during this, especially the winter season in Delhi NCR becomes a little bit of a problem, and leaning inward, wearing mask
fire might, help us situation. And we have indeed about the vaccination for. I think that is a very good question. Health ke baad talk. What I would like to concentrate a little bit with the pediatric with us is about pediatrics and kidney diseases. Usually, kidney diseases, as we have discussed in our episodes, are a very underdog disease sort of a thing. Normally, people are not very aware of it, even in adults. Pediatric kidney diseases are less common. People are not very aware. So, when we talk about pediatrics and kidney disease, you have the history that you need to start, and you have to discuss with the mother. Even while the child is not born, you have to see whether during the pregnancy if there were any issues, whether there were any family history, or whether during pregnancy they were told that there was less water in the sac, and which could be secondary to the kidney problems as well. So from that history you have to start with. So from as deeper history from there, you have to the problems can start and the symptoms can be shown. Later on, when the child is born, the most important thing is whether the child is able to finish his gestational period or not. If the child is small for gestational age, or whether it 32, 34 weeks have not crossed, there are problems related to the nephron mass that we call. It is also called as the nephron endowment, in the sense how many nephrons were able to develop. The nephron is basically the one unit of the kidney which helps in filtering. So if your weight was low when the baby is born, or your mother's liquor, which we called, was less for some reason, it could be, it can cause renal problems. Second is when the child is born, you might see that a child is frequently getting fevers, and the mother will notice not good. More if you notice is not good, it could be because of the structural problem in the urine flow. With the most common of that is called as the posterior urethral valve. There's a valvular structure in the outflow tract. So these are the most common diseases that you see. Sometimes a child is born with only one kidney, or it is noticed later on when he or she gets a problem. So these are common things that you get. These you will be able to pick up only if the patient's mother or their father are very much aware that these things can happen. They have met a able pediatrician like we have with us today, or to catch up these diseases early. If you catch them early and inform the parents and the child that what needs to be do's and don'ts of these diseases, we'll be able to take with one kidney or maybe partially damaged kidney to a longer duration without any renal replacement therapy or reaching to any sort of CKD stages. So this is very common. Wonderful. I think the information that you shared was very, very important. And as we said, the parents need to be aware, and for their awareness, they need to consult, good specialist doctors, consultants, and then only, it is important that they can take care of their child's health. So, Dr. Abhishek, I wanted to know how do you monitor a normal growth or a normal, health of a child at home? Generally, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा, तो हम as parents क्या कर सकते हैं to see कि हमारा growth हमारे बच्चे का ठीक है और normal है या नहीं है? Especially in a resource limited condition, it becomes very well. देखिए मतलब मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप वेट गेन मॉनिटर करें बच्चे का। घर के लिए मतलब मैं सिर्फ ये मेंशन करूँगा कि वेट गेन इज़ अप्रोप्रिएट आप लोगों के लिए, जो भी मतलब घर पे नॉर्मली होते हैं बच्चे। कई बार लोगों की टेंडेंसी होती है थोड़ा बाकी बच्चों से कंपेयर करने की कि चाची का बच्चा, ये का बच्चा, उनका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है। तो हर बच्चा अपनी तरफ से यूनिक है। किसी को एज सच मतलब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका वज़न थोड़ा कम हो रखा है। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि बहुत थिंग्स आर बेस्ड ऑन जीन्स ऑल्सो। तो अगर मदर फादर बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी हैं या फिर बहुत ज़्यादा टॉल हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, सिमिलर पैटर्न में थोड़ा बच्चा भी रहता है कि अगर तो कभी कभार घर वाले इन चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, उनको ये भी समझना है कि बहुत चीज़ें जेनेटिक भी रहती हैं। तो घर पे आई वुड से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वेट गेन। हाइट का चार्ट अगर वैसे इट्स नॉट अ नेसेसिटी एब्सोल्युटली, बट अगर आप अरेंज कर सकते तो आप कर लें। यूजुअली ज़्यादातर पीडियाट्रिक सेंटर्स में एक ग्रोथ चार्ट आपको मिलता है
जहाँ पे भी आप यूजुअली वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उस ग्रोथ चार्ट के थ्रू आपको एक बार अगर प्लॉटिंग करना आप उसमें समझ लेते तो उसमें आप एक समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा ग्रोथ ठीक से कर रहा है कि कैसा है। तो आई वुड से वेट गेन इज शुड बी अप्रोप्रिएट। एक उम्र के हिसाब से इसमें पहले 2 साल तक तो यही है कि जितना जन्म का वजन था उस हिसाब से हम, क्योंकि कुछ सारे बच्चे सेम 2.5 किलो 3 किलो के नहीं पैदा होते, कुछ बच्चे प्री मैच्योर भी होते हैं, तो उस वजन के अगेंस्ट मतलब हम लोग यूजुअली चेक करते हैं कि 2 साल तक का हम लोग को बेनिफिट देते हैं कि प्री मैच्योर बच्चा है तो मतलब उसका ग्रोथ उस हिसाब से होना चाहिए। जी डॉक्टर वी हैव अ कॉलर। हेलो। Ma'am, how to save a child from COVID-19? This fellow wants to know how do I save my child from COVID-19? इसका इलाज अगर होता तो वो तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया होता वो इलाज। आई थिंक वो तो गवर्नमेंट ही क्या, मतलब हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूरी दुनिया में फेमस कर देते हैं अगर ऐसा इलाज होता। See, there is no perfect मतलब there is no you cannot save, ये वर्ड कहना गलत होगा कि मैं बचा लूंगा अपने बच्चे को कोविड-19 से। ये एक महामारी है एंड ऑब्वियसली सब जितने भी बच्चे हैं वो बड़ों के साथ ही रहते हैं, और कोविड-19 बड़ों में तो लक्षण पहले आते हैं क्योंकि उनकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। बड़ों में पकड़ में इसलिए आ जाता है कि टेस्टिंग होती है। छोटे बच्चों में क्या होता है कि यूजुअली लोग थोड़े से परहेज करते हैं कि हाँ 2 दिन का बुखार है, थोड़ा दवाई देके ठीक हो जाता है, कई बच्चों में ठीक हो भी जाता है, जिनमें उनकी टेस्टिंग सच्चाई है कि कोविड बच्चों में भी हुआ है, बहुत बच्चों को हुआ है। कई बार घर वाले सरप्राइज याद करते हैं कि अरे बस 1-2 दिन का ही तो बुखार था, इसको करके कोविड हो गया। तो एंड मतलब बट कोविड हुआ है बच्चों में, इसमें बचाने का तो कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, बस यही है मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि सरकार ने बोला है। यूजुअली किसी को सिम्टम्स अगर आते हैं तो मतलब आप अपने आप को वही आइसोलेट करिए और बच्चे के ऊपर मत करिए। इसमें भी एज पर हमारी जो गाइडलाइंस हैं, हम अब आइसोलेट एक कोविड पॉजिटिव मदर को भी अल्टीमेटली हमें ये समझना होता है कि बच्चा एक डिपेंडेबल है कि नहीं है। डिपेंडेबल बच्चे हो गए जो इन्फेंट्स हो गए, है ना, जो खुद से खा नहीं सकते, खुद से पी नहीं सकते, खुद की देखभाल नहीं कर सकते, उन बच्चों को हम डिपेंडेबल बोलते हैं। तो एज सच हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यही बोला गया कि बच्चे को माँ से अलग ना किया जाए, बस माँ को बोला जाए कि आप मास्क और वो पहन के बच्चे की फीडिंग और बच्चे का ध्यान रखें, सैनिटाइज वगैरह करके सब अपने बेसिक प्रिकॉशंस मेंटेन करके बच्चे की देखभाल की जाए। तो बच्चे को बचाना पॉसिबल नहीं है। आप अगर वैसे में हो सकता है जो ये बचाने की बात करें, अगर वो अपने बच्चे की कोविड एंटीबॉडीज चेक कराए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो एंटीबॉडीज पॉजिटिव ही हैं, तो मतलब उसका मतलब यही होगा कि आपका बच्चा ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। तो इट्स अ पैंडेमिक, और बचाने का बस यही तरीका, सारे बच्चों को एक आइसोलेटेड कमरे में बंद कर दिया जाए। तो बच्चे any comment on vaccination if you would want to make, Dr. Abhishek, any comments on vaccination? जी मैंने जैसा कि मैंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए काफ़ी सेफ होता है, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका इस एज ग्रुप में आता है तो जाके लगवाएं। और छोटे बच्चों में इट इज़ गोइंग टू बी ऑल रिसर्च बेस्ड, जो कि अभी तक पूरी तरह नहीं हुई है। और क्योंकि छोटे बच्चों में इतने सीवियर लक्षण एक्टिव कोविड के नहीं होते हैं, तो नोबडी, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट विल बी पुशिंग वेरी सून कि छोटे बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगाया जाए। इसमें टाइम लगना, दिस विल बी ओनली आफ्टर आई थिंक अ सर्टेन रिसर्च टाइम, जिसके बाद अगर उनको इफ दे फील कि इट इज सेफ देन दे विल गो। Especially since the time COVID has come in the last 2 years. Sorry, just one more comment in this line. Especially when the COVID has come in the last 2.5 years, we have seen a lot of emphasis on nutrition and a lot of products related to nutrition. People are going overboard sometimes, taking a lot of nutritional supplements and this and that. I would, in adults, we have discussed it before, not much of help. I think a balanced diet makes a difference. But in pediatrics, do you sometimes, because these patients, these children are not able to take balanced diet, so it becomes little difficult to feed them proper nutrition. So would you recommend any proper nutrition or case to case basis? सी प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब एक हेल्दी बैलेंस डाइट रखें इन जनरल, मतलब जो सब लोगों को पता होना चाहिए, जंक फूड शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स। वो तो सिर्फ कोविड के लिए नहीं, बट जस्ट जनरली जंक फूड शुड बी अवॉइडेड। एंड इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, एंड तो वो तो उनको लेना ही चाहिए। कुछ वो जो भी मतलब उनके लोकल पीडियाट्रिशियन सब प्रिस्क्राइब करते हैं, आई थिंक दे शुड गो अकॉर्डिंग टू दैट। एंड यस, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन बाय ऑल किड्स। आजकल थोड़ा सा बस हुआ है कि
समटाइम्स घर वाले थोड़ा खुद ही फास्ट फूड ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं। Maybe a special emphasis on protein diet. Yes, Yeah. yes. Protein diet is required. So as we heard from the doctors, जैसे उन्होंने कहा, isolation, wearing a mask, washing your hands, and a proper balanced diet. I think अगर हम सभी लोग ये करेंगे तो be it children, be it adults, we are all going to be in much better health condition. So it's a very simple thing. It's just that we need to understand these basics of life to have a healthy life. So Dr. Abhishek, ये बताइए कि कई बार ये newborn babies, cesareans होते हैं, या कई बार बच्चे in the stomach, they pass a stool. So I mean, like, how do you handle all this? I mean, what is the concept behind all this? जी, ये बस आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कभी कभार लोगों को लगता है हमारे बच्चे की मतलब सिजेरियन यहाँ पे एक नए सेंटर में जब ज़बरदस्ती करी जा रही है, सिजेरियन नहीं हो करना है, हमें नॉर्मल ही कराना है। कई लोग बहुत मतलब उसमें होते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि आज की डेट में थोड़ा सा एक वो टॉलरेंस पार कम हो गया है। टॉलरेंस मतलब अब ये कि मेडिसिन भी थोड़ी एडवांस हो चुकी है। देयर इज़ अ रीज़न कि मतलब आपके डॉक्टर आपको क्यों बोले कि सिजेरियन कराना ज़रूरी होता है। यूजुअली जब देखिए इसमें से एक कारण जब होता है जिसे हम कहते हैं पॉटी करना, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दिया है, डिस्ट्रेस में है, इसलिए कभी कभार घर वाले, कई बार आपके डॉक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, डिलीवरी जल्दी कराना ज़रूरी है। इसका एक कारण होता है, किसी भी इंसान का अगर दम घुटता है तो वो आखिरी सांस लेता है, वो इंसान एकदम लेटरिन पेशाब कर देता है। बच्चों के साथ भी सेम प्रतिक्रिया पेट में होती है। जब वो कोक में होते हैं तो एकदम डिस्ट्रेस में जब वो जाने लगते हैं तो एकदम लेटरिन पेशाब कर देते हैं। तो उस दौरान जब अगर हम बच्चे की डिलीवरी नहीं कराते, सिजेरियन नहीं कराते, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का वेट ही करते हैं, दो आउटकम हो सकते हैं। कई बार बच्चा अगर टाइम नहीं देता है तो पेट में ही दम तोड़ सकता है। उसमें फिर वही है कि उसका रिस्क वो कोई भी आज की डेट में ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं लेते हैं। तो कि मतलब सडनली बच्चा पेट में दम तोड़ दिया, फिर कई बार सब लोग एग्रेसिव होते हैं कि 9 महीने इलाज चला, सब कुछ ठीक चला था, फिर सडनली ऐसे कैसे हो गया, तो वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सब लोग, अब सिजेरियन में क्या होता है कि आप टाइमली इमीडिएटली, जैसे ही मतलब आपको जहाँ पे भी डिस्ट्रेस, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चे का दम घुट रहा है पेट में, बच्चे की पेट में दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो उसी कारण की वजह से कभी कभार जल्दी से सिजेरियन कर लिया जाता है। तो सिजेरियन के होने की वजह से थोड़ा सा ये कि बच्चे की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। तो जब बच्चे नॉर्मली ऐसे पेट में पॉटी कर देते हैं तो पहले तो अपने ही पॉटी किए हुए पानी में तैरते रहते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है तो ये पॉटी किया हुआ पानी जब बच्चा पहली सांस खींचता है तो कई बार ये पानी खटक के सांस की नलियों में चला जाता है। तो इस वजह से सांस लेने में दिक्कत काफ़ी होती है बच्चों को, शुरू में कुछ बच्चों में हो सकती है। तो उनको डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए नर्सरी में एडमिट करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद उनकी जिस तरह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चलती है उस हिसाब से चीज़ें हम आगे बढ़ाते हैं। कभी कभार जैसे अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो छोटे बड़े वेंटिलेटर उस हिसाब से देने पड़ते हैं और उस हिसाब से दवाइयाँ भी कई बार देनी पड़ती हैं। तो ये लोगों के लिए जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि आप हर चीज़ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले हर चीज़ का, कि अगर सिजेरियन किया की सलाह दी है किसी ने तो क्यों दी है, अगर नर्सरी में बच्चे को भर्ती किया जा रहा है तो क्यों भी भर्ती किया जा रहा है, तो यूजुअली वो आपके डॉक्टर ये आपको एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये कारण है। तो बस इन चीज़ों का आप मेनली ध्यान रखें। Yeah, and it is always good कि अब बच्चों को वैसे भी डिलीवरी के बाद they keep them in the nursery, so that उनके सभी चीजें, all the health parameters are monitored and the child is safe. So it is very important, but parents get very paranoid about क्यों डाला है मेरे बच्चों को, क्या problem है, but they don't understand that it's your basic requirement for the health monitoring of the parameters that the children are kept there. So it's just, I think the emotions play a big role into it, and the parents need to understand that the doctors are doing the best, they can do for your child. They should, and मतलब मैं बस ये एक जनरल एडवाइस मैं वैसे लोगों को दूंगा कि आप वो जिसके पास भी जाते हैं, किसी की यूजुअली ज़्यादातर लोग किसी के रेफरेंस पे जाते हैं, किसी ने रिश्तेदार हैं या किसी ने फ्रेंड ने बताया हुआ था कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, तो यूजुअली तब जाते हैं। एक बार जाते हैं तो थोड़ा भरोसा रखें। नहीं बाई चांस अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और डॉक्टर क्यों इस तरह से कर रहे हैं, तो एक सेकंड ओपिनियन एक वो लीगली वो सीख कर सकते हैं। उस सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप अपने डॉक्टर से एक वैलिड कागज़, जो एडमिशन का जो एडमिशन आपने क्यों उसमें एडमिशन से लेकर अभी तक क्या इलाज किया है, वो एक एडमिटेड केस समरी आपके डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे रिपोर्ट्स के साथ। आप फिर वो ले जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर आप किसी डॉक्टर को जाके दिखा रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा भरोसा रखें और थोड़ा टाइम दीजिए। डेफिनेटली हर डॉक्टर की कोशिश यही होती है कि मतलब पेशेंट हमसे बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो गई जाए। Right. So
So it is, we need to trust our doctors. That's Yes. and we are in the I would right agree. time. Yes. Yes. Okay, Dr. Bhanu, ये बताइए कि what are the common kidney diseases that we see in children? Like we discussed just now, in the sense the structural related kidney diseases, in which some kids are born with one kidney, or maybe their urinary tract, there is in the pathway of the urine there are some blockages. So these are structural diseases. Second thing that we need to understand in children is about autoimmune disease. So what I mean by autoimmune is your own body tries to hit your own kidney because of the complex pathophysiology that these diseases have, and in which normally what happens is the kidneys are there to filter the toxin, and they keep the good things back in our blood, like protein. And many a times, because of this autoimmune injury, the protein starts to leak, and this is a very, very common thing in decade teenage is start leaking through the been together. I think Times it that's थोड़ा सा network. over in a lot of started kids having swelling in legs, their stomach. This is when you small children with eyelid, legs, the parents become very tense that what has gone wrong with their kid. And at this point of time, there could be many reasons for swelling, but many a times in regular practice, or maybe in, like we discussed, in rural areas, the awareness is not there, and people don't do urine routines, and they don't seek a physician advice. The first thing that you need to do at this point of time is to do a urine routine test for all of your child, and seek a standard registered medical practitioner. These are common diseases. Most of the practitioners are trained in this. So if urine test, seek a RMP to diagnose this. The treatment is not very uncommon. That medicine is very easily available to have a situation in the rural sense. That is one. Second thing that you need to understand about after protein is the blood in the urine. Okay. Hello, am I audible? Yes. Yes. हाँ, थोड़ा सा. So yes. blood. So if you see blood in the urine, this could be very troublesome for patients to see patient and their relative, their mother, father, that their blood has come in the urine. So you don't need to panic. Many a times the most common reason could be a urinary infection, which is a common thing in can happen in pediatrics, especially in a girl child. It can happen. It could be because of urine infection. Second thing, it could be because of small stones in their urinary tract or in the kidney. So these are two common reasons which are 100% treatable causes. So no need to panic that it could be a cancer, it could be a big problem that might not be getting treated. So common issues are common. So you need to figure out that. So red urine and protein in the urine. These are the two most common things that you see with pediatric age group, apart from the structural kidney diseases. I think the other diseases which happen in this age group are too complicated probably to discuss over this kind of platform. But these are the common things that we have discussed: swelling on the face and body, protein in the urine, red urine, and structural kidney related issues. Some cysts could be there in the kidneys. It could be instead of two kidneys we have only one kidney, or there could be a valvular problem in the urinary tract. These are common issues that you see. Okay. Perfect. So, doctor, now that what are the major complications that the child has with chronic kidney diseases? The biggest challenge that you face with chronic kidney disease is sometimes when they reach a stage of where there is no recovery can happen with treatment, only the disease is going to progress. There are only two options remain. One is the dialysis. It could be hemodialysis or peritoneal dialysis, or it could be transplant. But as we all understand, either peritoneal dialysis or hemodialysis, both cannot be done indefinitely for a longer duration. So for this child to at least have a normal age, for them to grow properly and reach a normal age, the transplant is the most successful option that child with CKD has. And their parents, their grandparents should be in a position, if their health is all right, should be able to donate the kidney. Transplant is the most important treatment for childhood CKD, because if you do it right in time, don't wait for the kidneys to become totally bad.
It is called as preemptive transplant. Before the kidneys reach the end stage, you start facing complications or you start facing dialysis. It is better to do the transplant just before that stage. So the child remains healthy and you transplant, so the kidneys work properly and they last longer. So the average kidney life could be 10 to 15 years. In childhood, it could go up to 20 years. So if your child needs a kidney around 15, 18 years of age, gets a CKD, you do a transplant in them, they can reach easily the age of 35 to 40 with that kidney. And this is probably one of the best options. If short of that option, peritoneal dialysis and hemodialysis both are available. In very, very small kids of 10 kg, 15 kg, peritoneal dialysis is a very successful option. And if the weight is above 15-20 kg, hemodialysis is a very common option available, and all the centers are capable enough to do it, including our own. I think we had absolutely, the information that we got from both of you was really amazing, and I think a lot of our listeners will be able to connect with you on the problems that the queries that they come into their mind, and I think you were both able to answer them very, very well. So before we end the show, there are just, I would like Dr. Abhishek to just sum up and say in 2 lines, how we should generally take care of our children. A very difficult question to summarize. इसके लिए और 35 मिनट का शो हो जाएगा. Just to summarize, बच्चों को पहले तो खाना वगैरह आप ठीक से दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, एंड अपब्रिंगिंग्स आप एक बैलेंस डाइट पे फोकस करिए. जंक फूड नहीं इनकरेज करिए, इसको डिस्करेज करना बेटर है. वंस अ वीक चल रहा, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट एक वेल गुड प्रोटीन कंटेंट और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, ज़्यादा शुगर्स नहीं, ज़्यादा चॉकलेट वगैरह ना दें. बाकी आप एक जनरल जो हाइजीन मेथड्स हैं वो आप फॉलो करें. आप साफ़ सफाई करके मेंटेन करके रखें. दिल्ली में रहते हैं, डेफिनेटली कभी कभार जब यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो फिर आई वुड रिकमेंड, अगर एयर प्योरीफायर घर में लेके रख सकते हैं तो डेफिनेटली बच्चे के कमरे में एटलीस्ट एयर प्योरीफायर होना चाहिए. उसके अलावा घर में किसी को सर्दी खांसी है, अपनी जाँच कराएँ. Exercise may be, I think, a screen time is too much now with kids. ये एक्चुअली में आपने एक और अच्छा टॉपिक उठाया कि मतलब आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम का एक बहुत मेजर इशू है. स्कूल्स और सबका इनका रिकमेंडेशन तो होता है कि हमें ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी होती हैं, एंड समटाइम्स व्हाट वी एंड अप फाइंडिंग इज चिल्ड्रन गेट एडिक्टेड इन अ वे टू स्क्रीन्स एंड देयर ओन अपनी ही दुनिया में. पर इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अल्टीमेटली आपको इसमें टाइम आउट स्ट्रेटजीज, एंड यू हैव टू sit and talk with your kid, give them time. That is the most important thing. And after talking about screen time, I think हम adults को भी we need to monitor, and even we need counseling. I think अगर counseling है जो पूरी families को together लेने की बहुत ज़रूरत है. It's true. हाँ, ये भी बिल्कुल definitely बहुत ज़रूरी है. The kids generally do follow what their parents do. So if you follow a better lifestyle, if you follow a lifestyle with outdoor activities, physical activities, your kids are going to follow the same. You cannot be having mobile in your hand expecting your kid not to do the same. So it's a whole family activity, I believe. And talking of screen time, we have reached 40 minutes of our talk show. Yes, but I think our talk show was very interesting and very informative. So I think, we didn't even see our clock today, and we definitely were our screen time, but yes, it was very nice, and I think definitely we would like to have both of you back again, because there are a lot of questions which are still unanswered. So probably we'll come up with episode 2 also with this. And thank you so much. Leave our mobile numbers and emails. Definitely. And plus, I will leave both the numbers. I will leave your numbers on the screen with the, with our topic that we were discussing, so that they can connect with you. And definitely, if there's anything, they can connect and have discussion with you. So thank you so much, doctors. It was a pleasure having both of you. Definitely. Till then, Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you.